Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue this chapter 6 of science changes around us. तो लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का मतलब इंट्रोडक्शन पूरा देख लिया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कॉमन चेंजेस के बारे में बात कर ली थी, टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड कॉजेज ऑफ चेंजेस, और फिर हमने आपका रिवर्सिबल चेंज तक कवर कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। सो आपका इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है, नाम सुन के ही समझ में आ रहा है जो रिवर्स ना हो सके। चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. There are a large number of irreversible changes that take place around us. This result in a new material being produced which may or may not be useful. Some examples of irreversible changes are given below. तो इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी काफी कुछ बता चुकी हूँ। वो चेंजेस पहले तो आप पॉइंट्स में इसको ना एक तरीके से रिकैप कर ले लो कि रिवर्स ना हो सके, ओरिजिनल स्टेट में वापस ना आ सके, एंड इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो ओरिजिनल स्टेट में वापस तो नहीं आ सकता ना, तो इसलिए रिवर्स नहीं हो पा रहा है। और फिर मैंने आपको इसमें बर्निंग ऑफ पेपर का काफी बार एग्जांपल दिया था कि मान लो पेपर को बर्न कर रहे हो तो एसिड्स बन रहे हैं, नया सब्सटेंस बन रहा है, तो वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंजेस हो गया। तो कभी कभी जो हमारा न्यू मटेरियल प्रोड्यूस होता है ना, इस चेंज की वजह से कभी कभी वो यूजफुल भी होता है, कभी कभी वो नहीं भी होता है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। First one is ripening of fruits is an irreversible change because it is not possible to get back the raw fruits from the ripened or mature ones. तो क्या होता है, फ्रूट्स जब मतलब फल जब आपके पक जाते हैं तो पहले वो कच्चा होगा, फिर उसके बाद वो पका। तो क्या आप पके हुए फल को दोबारा से उसको कच्चे फल में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो यही कहा जा रहा है कि और इसमें जो आपका चेंज है, मतलब जो नया मटेरियल फॉर्म हो रहा है रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, क्या है, यूजफुल है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का खिलना। तो फूल किससे बनते हैं, कली से बनता है। ये रहा बर्ड, एंड अ बर्ड इज ब्लूमिंग इनटू अ फ्लावर। तो क्या आप इस फ्लावर को दोबारा से बर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, ये तो मुरझा के सूख जाएंगी ना, तो आप इसको कली में दोबारा नहीं बदल सकते। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, इरिवर्सिबल चेंज का। थर्ड एग्जाम्पल आपका आता है मिल्क. मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन नॉट रेफ्रिजरेटेड, पर्टिकुलरली इन समर. दिस इज कॉल्ड curdling और souring of milk which is an irreversible change. तो मिल्क जब आप देखोगे कभी कभी खराब हो जाता है, कहते हैं ना दूध फट गया, ज्यादातर गर्मियों में ऐसा होता है। क्यों ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है जिसकी वजह से कर्डलिंग हो जाती है और मिल्क खट्टा सा हो जाता है, जो कि इरिवर्सिबल चेंज है। इसको आप दोबारा से नॉर्मल मिल्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो डन बाय एडिंग लेमन जूस टू मिल्क फॉर मेकिंग कॉटेज चीज और पनीर। और कभी कभी आप देखोगे हमें दूध को फाड़ना पड़ता है लेमन जूस मतलब नींबू डाल के, ताकि हम पनीर बना सके। और वो क्या कहते हैं उसे, हाँ छेना कहते हैं उसे, याद आया। तो छेना भी लोग चीनी नहीं डाल के खाते हैं ज्यादातर, वेस्ट बंगाल में आप देखोगे, कहीं भी देख सकते हो। एंड आपका नेक्स्ट एग्जांपल इसमें आता है बर्निंग ऑफ पेपर। अभी दिया है मैंने कि नया सब्सटेंस एक एश फॉर्म होता है, राख फॉर्म होती है आफ्टर अ पेपर हैज बीन बर्न। जलने के बाद दिस न्यू सब्सटेंस डिफर्स फ्रॉम द पेपर इन इट्स अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज। और ये जो नया सब्सटेंस बनता है इसकी प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होती है, अपीयरेंस में भी काफी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू पेपर। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है कुकिंग ऑफ फूड। ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है जो आप रोज ही देखते होगे अपने घर में। बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर कुकिंग देम. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ केक इज baked using flour, egg, milk, chocolate, etc. we can't get back the ingredients. तो देखो क्या बता रहा है कि खाना पकाना भी एक रिवर्सिबल चेंज का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हम जिन इंग्रेडिएंट्स मतलब जो जो सामान यूज करके हम जो खाना बनाएंगे, अब जो खाना तैयार होगा, फॉर एग्जांपल केक बना रहे हैं तो केक हम क्या क्या चीजें, आटा, अंडा, सॉरी मैदा और दूध, चॉकलेट, ये सब यूज करके मान लो केक बेक कर रहे हैं। तो फिर केक बनने के बाद क्या उसको आप दोबारा उसको एग, मिल्क, चॉकलेट में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, और ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकता, वो इंग्रेडिएंट फॉर्म में नहीं आ सकता, एक नया सब्सटेंस केक बन चुका है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। तो ये देख रहे हैं।
एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका इरिवर्सिबल चेंज में एक एग्जाम्पल आता है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज ऑफन cited as an example of physical change because what we see immediately is a melting of wax that solidifies on cooling. However, when a candle burns, the wax is undergoing two changes at the same time. First it melts and then it burns. What burns is actually melted wax, and the melted wax burns on the wick. The wick itself is not burning, it is just the wax on it. तो आप देखोगे कि बर्निंग ऑफ कैंडल भी जो है ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। क्यों? ज्यादातर हम इसे मतलब फिजिकल चेंज का एग्जांपल ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो रहा है। जब वो मोमबत्ती जलती है तो जलने के बाद वो वैक्स मेल्ट हो जाता है, कूलिंग करने के बाद वो वैक्स दोबारा उसमें कन्वर्ट हो सकता है। हाउएवर, जब एक कैंडल को बर्न करते हैं तो वैक्स में दो चेंजेस हो रहे होते हैं। पहला तो वो मेल्ट हो रही है, दूसरा वो बर्न हो रही है, जल रही है। और जो जल रही है वो एक्चुअली क्या है, मेल्टेड वैक्स है। एंड द मेल्टेड वैक्स बर्न्स ऑन द विक इटसेल्फ इज नॉट बर्निंग, वो विक खुद नहीं बर्न हो रही है, इट इज जस्ट द वैक्स ऑन इट। नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, changes in which no new substances are found are called physical change। तो ऐसे changes इसमें कोई नया substance नहीं बन रहा हो, आप reversible भी कह सकते हो इसको। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, खाली किसी भी सब्सटेंस की ना फिजिकल स्टेट बदलती है। जैसे मान लो पेपर को क्रश किया है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पेपर को क्रश कर रहे हैं तो आप उसका क्या देख रहे हो, उसमें पेपर में ना क्रैक्स आ गए हैं क्रश होने के बाद, लेकिन जब उसको दोबारा खोलोगे वो पेपर ही है, पहले भी पेपर था अभी भी पेपर ही है। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वही चीज है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी है, पानी को मतलब रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है, फिर उसको दोबारा ठंडा कर रहे हो तो वो वाटर ही है ना एट द एंड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर ही है। तो बस फिजिकल स्टेट बदल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ, फिजिकल स्टेट बदल रही है पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, ये होता है। और चेंजेस जिसमें इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फाउंड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। और वो चेंजेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। कुकिंग ऑफ फूड अभी ऊपर डिस्कस किया, बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस, पेपर हो गया, कैंडल हो गया, ये सारी चीजें क्या है, केमिकल चेंज में आ रही है। अच्छा, आप इसमें ना कंफ्यूज मत होना, एक हमने पढ़ा था मेल्टिंग रिवर्सिबल चेंज में कि मेल्टिंग इज अ इरिवर्सिबल, सॉरी, हाँ, मेल्टिंग इज रिवर्सिबल चेंज। और लेकिन हम यहाँ बर्निंग की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग की बात नहीं कर रहे। तो अभी आप बर्निंग ऑफ कैंडल में आपने देखा कि मेल्टिंग तो हो रहा है वैक्स का, लेकिन उसमें बर्निंग भी हो रहा है, इसलिए केमिकल चेंज में है बर्निंग ऑफ कैंडल। लेकिन अगर आप मेल्टिंग ऑफ वाटर की बात करें, मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें, वो है फिजिकल चेंज, दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है बर्निंग ऑफ अ कैंडल वैक्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर न्यू सब्सटेंस। तो अभी हाँ, तो ये डाउट था ना कि बर्निंग ऑफ कैंडल में तो कैंडल जल रही है, वैक्स ही मेल्ट हो रहा है, तो क्या वैक्स मेल्ट हो रहा है तो उसके बाद इसमें तो मेल्टिंग हो रही है, रिवर्सिबल चेंज है, कूलिंग करने के बाद वो तो दोबारा कैंडल बन सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, मेल्टिंग का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो मेल्टिंग मेल्ट हो रहा है वो क्या है, फिजिकल चेंज में आ रहा है, लेकिन वो तो बर्निंग भी हो रही है ना, जल भी रहा है, तो बर्निंग वाला पार्ट आपका केमिकल चेंज में आ रहा है। क्या बर्न होने पे क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, नया सब्सटेंस। जहां भी नया सब्सटेंस दिखे मतलब फॉर्म हो रहा है, केमिकल चेंज। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन। तो एक्सपेंशन में मतलब मैंने पहले भी बताया, एक्सपेंशन मतलब कोई चीज खुलना, लार्ज होना, और कॉन्ट्रेक्शन श्रिंक होना, स्मॉल होना साइज में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। सम मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड सम कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। सो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हीटिंग पे एक्सपेंड करते हैं और कूलिंग पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हीटिंग मेक्स द पार्टिकल्स दैट फॉर्म द मटेरियल एक्सपेंड और बिकम लूज, एंड कूलिंग मेक्स द पार्टिकल दैट फॉर्म द मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट और बिकम टाइट। आप एग्जांपल ले लो, चलो आप वाटर का ही एग्जांपल ले लो कि वाटर की मतलब तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप जब उसमें जब हीटिंग हो रही है, आइस है मान लो, आइस है, जब वो हीटिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक्सपेंड हो जा रही है, मतलब मेल्ट हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो जा रही है। ऐसा नहीं है मटेरियल क्या है, लेकिन मैं आपको बहुत
सिंपल और बेसिक एग्जांपल देने के लिए समझा रही हूँ हीटिंग में कैसा एक्सपेंड हो रहा है। और मान लो उसी वाटर को आप कूलिंग कर दो, उसकी ठंड फ्रीजिंग कर दो, तो क्या आइस में कन्वर्ट हो जा रही है, छोटा हो जा रहा है, श्रिंक हो जा रहा है। तो यही चीज है कि कूलिंग पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कूलिंग से कॉन्ट्रैक्ट एंड हीटिंग में एक्सपेंड हो रही है। तो हीटिंग क्या करती है, पार्टिकल्स को एक्सपेंड करती है, लूज हो जाता है इसमें पार्टिकल्स। जैसे आप कोई भी मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, तो हीटिंग क्या कर रही है उस पार्टिकल्स को ना लूज हो जा रही है मतलब। और लेकिन कूलिंग क्या करती है, वो पार्टिकल्स को टाइटली पैक्ड रखती है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर्स इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, फिजिकल चेंज। gases expand the most while solids expand the least। तो आप ये देखोगे जो आपके गैसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपेंड होते हैं और जो सॉलिड होते हैं सबसे कम एक्सपेंड होते हैं। अच्छा, तो अब इन तीनों में ना हम एक्सपेंशन का देख लेते हैं कि क्या होता है, किस स्टेट में क्या फर्क पड़ रहा है। तो एक्सपेंशन इन सॉलिड के बारे में पहले पढ़ते हैं। रेलवे ट्रैक्स कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल रेल्स joined together. Small gaps called expansion gaps are deliberately left between the rails as there is an expansion of the rails in hot weather। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो रेलवे ट्रैक्स है उसमें दो पैरेलल मेटल की रेल्स होती है, ये दिख रही है आपको, ऐसे पटरी सी होती है मेटल की जो कि आपस में जॉइंट होती है। और जो इसमें थोड़ा सा स्मॉल गैप है ना, उसे कौन सा गैप कहते हैं, एक्सपेंशन गैप कहते हैं। और इसे डेलिबरेटली कहते हैं ना, गलती से छोड़ दिया, मतलब कभी आप देखोगे रेलवे स्टेशन गए होगे तो कहते हैं ना इसने गलत काम किया होगा, गलती से छोड़ दिया, तो नहीं, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है, देखो, जो स्मॉल गैप है उसको डेलिबरेटली छोड़ दिया जाता है ताकि आपकी जो रील्स है वो बेंड ना हो। और फिर क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेल्स की ना एक्सपेंशन होती है हॉट वेदर में, और अगर ये गैप्स नहीं होंगे तो ये जो आपकी मेटल की रेल्स है ये क्या होगा, स्क्वीज हो जाएंगी, ट्विस्ट हो जाएंगी और फिर एक्सट्रीमली हीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो एंटायर रेलवे है, पूरा रेलवे जो है पूरा डिफॉर्म हो जाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक्सपेंशन इन सॉलिड्स का। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो एक्सपेंशन इन लिक्विड में क्या होता है, वाटर, अभी मैंने वाटर का एग्जांपल दिया आपको, पूरा आइस वाइस लेके इसमें एक बार ढंग से देख लेते हैं। Water expands on heating. Try this with the help of an adult. Take a glass filled with water to its brim and pour the water into a container and heat it. Do not boil. Okay. Now try to pour the water back into the same glass. The water overflows. तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जो वाटर है हीटिंग में एक्सपेंड होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एडल्ट के साथ, अकेले नहीं करना। एक ग्लास लेना और उसको पूरा मतलब एकदम फुल भर देना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना, उसको एक कंटेनर में डालना, हीट करना, बॉयल नहीं करना, हीट करना। अब उसी पानी को दोबारा से सेम ग्लास में डालोगे तो आप देखोगे वाटर ओवरफ्लो कर गया, मतलब जितना पानी लिया था उतना ही तो भरना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा ओवरफ्लो गिरेगा। तो आप एक बार ये करके देखना कि ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इससे आपको पता चलेगा कि एक्सपेंशन इन लिक्विड में वाटर एक्सपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया एक्सपेंशन इन गैसेस। इफ यू कीप एन इन्फ्लेटेड balloon in the sun for some time, what will happen, it will grow in size as the air inside it expands on taking heat from the surrounding। अच्छा, बलून लेना, बलून को मतलब ऐसे देख रहे हो और रख देना, फिर इसको आप सन में रखना, ठीक है, सनलाइट में। तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे ये इसका साइज बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। क्यों एक्सपेंड होगा, क्योंकि सराउंडिंग से हीट लेगा। तो यही है एक्सपेंशन इन गैसेस, और बलून में गैसेस होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका आता है सम एग्जांपल्स एंड of sorry some examples of expansion and contraction। तो आप देख लो, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में, इन अ फिजिकल चेंज मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। ये मैंने बता दिया, फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट बदलती है, आइडेंटिटी या उसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली नहीं बदलती है। मेल्टिंग आइस का कितना बड़ा एग्जांपल है, श्रेडिंग पेपर चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट में हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। और जो चेंज होने के बाद, जैसे अब ये श्रेडिंग ऑफ पेपर है, पहले भी पेपर की जो प्रॉपर्टीज है वही है, श्रेडिंग होने के बाद भी हाँ चेंज हुआ फिजिकल स्टेट, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज वो तो पेपर वाले ही रहेंगे ना। मेल्टिंग आइस में भी वही चीजें हैं। एंड चॉपिंग वुड रिवर्सिबल होता है, एंड मिक्सिंग ग्रे एंड ग्रीन मार्बल्स। तो आप देख रहे हो ग्रे मार्बल एंड ग्रीन मार्बल मिक्स कर रहे हो, लेकिन क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा, फिजिकल स्टेट बदल रही है खाली।
अपीयरेंस बदल रहा है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगा, इन अ केमिकल चेंज अ केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। बर्निंग वुड हो गया, बर्निंग वाली चीजें, रॉटिंग फायरवर्क्स एंड कुकिंग, मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, कोई नया सब्सटेंस बन रहा है जिसको आप ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं ला सकते, केमिकल चेंज। Cooling does the opposite of heating. Cooling causes a material to contract. Solid contracts the least while gases contract the most. Table 6.2 lists some examples of contraction. तो इसके बारे में देख लेते हैं. So, when substances expand or contract, the particle stays the same size. तो जब कोई substance expand हो रहा है, contract हो रहा है, तो particle का size same रहता है. Only the spaces between the particles changes. तो space होता है मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, काफी सारे इंटरमोलिकुलर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, तो वही है कि उसके बीच का ना स्पेस चेंज हो रहा है खाली, मतलब वो एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बट उस प्रॉपर जो पार्टिकल का साइज है वो सेम ही रहता है, ठीक है। स्पेस बढ़ रहा है, पार्टिकल का साइज नहीं बदल रहा है, उन पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ रहा है, फिर से मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। And the particles in the solid vibrate more when it is heated, thus take up more room expansion, similar to liquid and gases when heated। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, फिर से इसका फटाफट से रिकैप ले लेते हैं। जब कोई सब्सटेंस एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो उसका मतलब कोई भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट में कितने सारे पार्टिकल्स से मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना है आपका, तो ये जो पार्टिकल है ना, ये क्या हो रहा है, ये इनका साइज नहीं बढ़ रहा है, इनके बीच का स्पेस बढ़ रहा है। तो एक्सपेंड में ये स्पेस बढ़ता है एंड कॉन्ट्रैक्ट में स्पेस कम होता है, ठीक है। एंड जब किसी भी पार्टिकल, मतलब किसी भी सॉलिड में पार्टिकल्स को हीट किया जाता है, या मतलब ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है, तो क्या हीट होने पर जो उनके बीच का स्पेस है वो बढ़ जाता है और इसलिए ज्यादा रूम लेती है। इसे क्या कहा जा रहा है, एक्सपेंशन कहा जा रहा है, सॉरी इसमें एक्सपेंशन। और यही चीज कोल्ड में क्या हो रहा है, ये चीज स्पेस कम हो रहा है, तो इसमें क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है चीजें। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, देख लेते हैं कि कूलिंग क्या करता है, हीटिंग का एग्जैक्ट अपोजिट करता है। कूलिंग क्या करता है, मटेरियल को कांटेक्ट कर देता है, श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है साइज। और जो सॉलिड है सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो गैसेस है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। उसी तरीके से हमने एक्सपेंशन में भी क्या पढ़ा था, इसमें हमने क्या डिफरेंस देखा था, वेट लेट मी चेक वेयर इज द डिफरेंस। सो हेयर इज दैट गैसेस एक्सपेंड द मोस्ट, जो गैस होती है सबसे ज्यादा एक्सपेंड होती है, जबकि जो सॉलिड होता है सबसे कम एक्सपेंड होते हैं। और वहीं पे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फिर से एक बार से देख लेते हैं। यहाँ पे जो सॉलिड है सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट होती है, और गैस जो है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे कि किसमें क्या चीज़ है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। अब इसके एप्लीकेशंस ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो एक्सपेंशन बाय हीटिंग कैन बी यूज्ड इन सेवरल एवरीडे एक्टिविटीज। द jammed metal lid of a jam jar can be opened by heating. The jar is inverted and just the lid is dipped in hot water. After some time, the lid can be opened easily as the lid gets slightly expanded. तो आप देखोगे कभी कभी जो मेटल, किसी भी जैम का जो जार होता है ना, काफी ढक्कन ना काफी तेज से टाइट से बंद हो जाता है, तो जार को क्या करते हो, उल्टा करके आप उसके लिड को हॉट वाटर में डिप कर देते हो, कुछ टाइम बाद वो इजिली ओपन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो लिड है वो स्लाइटली एक्सपेंड हो चुका है। द फैक्ट दैट मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में भी ये फैक्ट यूज किया जाता है कि जो मटेरियल है वो हीटिंग पे एक्सपेंड होती है। इन मेनी थर्मोमीटर मर्करी इज यूज्ड, काफी ज्यादा थर्मोमीटर में आपने सुना होगा मर्करी यूज किया जाता है। when the bulb of the thermometer comes in contact with a hot object, the mercury expands and its level rises in the glass tube, indicating the temperature। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर थर्मोमीटर में मरकरी का यूज किया जाता है, और जब इस थर्मोमीटर का जो बल्ब है ये किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर हॉट होता है और जो उसका मर्करी जब कांटेक्ट में आता है, तो मरकरी का होता है एक्सपेंड होता है और इसका लेवल राइज होता है ग्लास ट्यूब में, जो कि हमें क्या शो करता है, टेम्परेचर शो करता है। तो दिस इज हाउ द मरकरी इन थर्मोमीटर वर्क, ओके। नेक्स्ट, why the electrical lines are never hung tautly between the poles।
Wires in the outside environment are subjected to extreme weather conditions ranging from acute hot to cold temperature. A taut wire on contraction in winters can snap. तो पहले तो टॉटली का मतलब समझ लेते हैं कि कभी भी आप देखोगे ना, जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, मतलब जो तार होती है पोल वोल पे लगी होती है ना, काफी खुली खुली लटकी सी होती है। कभी ना उसको टाइटली आप कभी नहीं देखोगे कि खूब उसको टाइट करके बांध दिया है या लटका दिया है। तो टॉटली मतलब होता है ना, खूब टाइट करके बांधना या हैंग कर देना, ठीक है। तो आप कभी ये चीज़ नहीं देखोगे, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि जो वायर्स होती है हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट में काफ़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से सब्जेक्टेड होती है, मतलब कभी काफ़ी हॉट होता है तो कभी कोल्ड भी टेम्परेचर जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन में जो आपकी टॉट वायर है वो क्या कर सकते हैं, इट कैन स्नैप, इट मीन्स वो टूट सकती है। जब ज्यादा फोर्स लगेगा, काफी टाइटली बांधोगे तो ऑफ कोर्स वो टूट जाएगी ना, क्रैक्स आ जाएंगे वायर में। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस आर नेवर हंग टॉटली बिटवीन द पोल्स। टॉटली मतलब समझ रहे हो ना, टाइटली या स्ट्रेचली, मतलब उसको टाइट करके बांधना और उसको लटका देना पोल के बीच में, तो ऐसा नहीं देखोगे, खुली खुली ही होती है इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, तो दिस इज द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज, फिजिकल केमिकल, ये सारी चीजें हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिए। फिर चेंजेस जो हमारे आसपास होते रहते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं। हीटिंग एक्सपेंशन करती है, कूलिंग कॉन्ट्रैक्शन करती है। और ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो कि गैसेस सबसे ज्यादा एक्सपेंड भी करती है और गैसेस सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। सॉलिड सबसे कम एक्सपेंड होती है एंड सॉलिड का सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। तो ये आपकी इसमें सिमिलैरिटी हो गई। और एक्सपेंशन हीटिंग में होता है और कॉन्ट्रैक्शन कूलिंग में होता है। एक्सपेंशन में साइज बढ़ रहा है, या साइज नहीं, स्पेस बढ़ रहा है पार्टिकल्स के बीच का। एंड सॉलिड में स्पेस घट रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। एंड if you want to access notes for this lecture and other subjects, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes, where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up, and you will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course include live doubt solving sessions, regular tests, full syllabus coverage, and much more to help you score better. Thank you so much for today.